नमस्कार, विमर्श न्यूज से मैं हूं प्लेखा नूर। बदलते युग के साथ लोक नायक जयप्रकाश नारायण 42 की क्रांति के नायक थे और फिर 1974 में 72 की अवस्था में युवा विद्रोह को नेतृत्व दे रहे थे। बिहार आंदोलन के नेता श्री अशोक प्रियदर्शी ने विमर्श न्यूज के माध्यम से बिहार आंदोलन की उत्तर गाथा कही है। श्री प्रियदर्शी ने अपने संक्षिप्त वीडियो के द्वारा जेपी की प्रासंगिकता पर भी रोशनी डाली है। आगे देखते हैं विमर्श न्यूज। जेपी आंदोलन के बाद क्या हुआ, उसमें भी मैं इमरजेंसी लगने तक की बात नहीं कहूँगा, वो कहा जाता है। मैं यहाँ आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ कि उनके बारे में पूछा जाता है कि उनके उदार विचार आंदोलन के बाद के दिनों में, इमरजेंसी के बाद जो वातावरण बना उन दिनों में कहाँ चले गए, उसका क्या असर हुआ। तो लोग इतने ही पर आकलन करते हैं कि जेपी आंदोलन से जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी टूट गई। फिर ये आकलन करते हैं कि राज्यों में गैर कांग्रेसवाद का असर मजबूत हुआ 67 के बाद, लेकिन वहाँ भी कई राज्यों में सरकारें टूट गई। और बाद में जेपी आंदोलन के बिहार में दो नेता थे, एक तो एकदम मान्य नेता थे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने 15 वर्षों तक शासन चलाया, और दूसरे नेता जो इंजीनियर थे नीतीश कुमार, उन्होंने 16 वर्षों तक शासन चलाया। तो इन लोगों ने चार प्रमुख मांग 1974 आंदोलन का था, उसके लिए क्या किया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा नीति के विरोध में एक शैक्षणिक वातावरण बनाना। तो ये चार बातें थीं। तो इस पर इनकी विफलता के आधार पर यह कहा जाता है कि जेपी आंदोलन का कोई निहितार्थ नहीं निकला और वह विफल आंदोलन रहा। उसमें 20-20 हज़ार लोग पटना सिटी स्टेशन पर रेल को रोकने के लिए जमा हुए थे। बिहार आंदोलन के उत्तर गाथा के तौर पर आप शुरू कीजिए मानवाधिकार के आंदोलन से बात, इसके बाद नारीवादी आंदोलन की तरफ ध्यान दीजिए, इसके बाद आधुनिक विकास नीति के विवेकीकरण के लिए जितने तरह के सफल पॉकेट मूवमेंट हुए उनकी तरफ ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकली छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की तरफ जो लोग देश में 10 राज्यों में सघन क्षेत्र बना करके गांव और गरीब वर्गों की तरफ देखने जाया करते थे। भारतवर्ष में मानवाधिकार के दस्तावेज थे, किताबें थी, एकेडमिक डिस्कशन होता था, लेकिन मानवाधिकार के लिए कुछ किया नहीं जाता था। वर्ल्ड फोरम में हम सिग्नेचर करते थे, लेकिन भारत के शासक और भारत के जो एकेडमिक लोग हैं बात करते थे। इसको आफ्टर इमरजेंसी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, शॉर्ट में PUCL बोलते हैं, बना करके मानवाधिकार आंदोलन की नींव डाली गई, सड़कों पर आया और उसकी महती भूमिका हुई। उसने फांसी प्रथा पर विमर्श चलाया। 1975 में मथुरा रेप केस में नीचे की अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बदलते हुए निर्णय आए, और उसके बाद लोगों ने कस्टडियल रेप, थाने में रेप के मामले में रेप लॉ में अमेंडमेंट की बात की, और अमेंडमेंट हुआ, और ये हुआ कि एक बार प्राइमा फेसी कस्टडियल रेप का केस स्टैब्लिश्ड हो जाता है कि रेप हुआ है, तो उसके बाद जो चार्ज जिन लोगों पर लगेगा, ओनर्स ऑफ प्रूफ उनका होगा। देश में अनेक संगठन थे, खुद संघर्ष वाहिनी ने कई कस्बों में महिला के इशू पर महिला नेतृत्व को निकाला। तो ये जो फेमिनिस्ट आंदोलन है सड़क पर आया, और उसके बारे में ये बात हुई कि नारीवादी आंदोलन कोई यूरोप की अनुकृति नहीं है। भारतवर्ष में महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन जब हुआ, और बोधगया आंदोलन के दरमियान जब बोधगया शंकराचार्य मठ के फाजिल ज़मीन को लोगों ने वितरित किया, तो उसमें महिलाओं ने कहा कि वितरित ज़मीन पर जो पर्चा परवाना होगा उसमें स्त्री का नाम, पत्नी का नाम होना चाहिए। और इस बात में जो भी बहस हुई, ये एक जायज़ मांग थी, ये मान्य हुआ। विश्व भर में एक नायाब बात है कि संपत्ति के अधिकार में महिलाओं को अधिकार मिला। दूसरा, विकास के विवेकीकरण का आंदोलन। आज आप नियमगिरी और बॉक्साइट निकालने वाली कंपनियों के खिलाफ उड़ीसा में
मूवमेंट की बात करते हैं, कई बार विस्थापित करने वाले परियोजनाओं के खिलाफ लोग खड़ा हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में मिसाइल टेस्ट रेंज नहीं बने, इसके लिए पलामू छात्र संगठन लगा। बाद 81-82 के बाद गंधमार्दन पहाड़ से बाल्को कंपनी द्वारा, जिसका मुख्यालय रायगढ़ था, बॉक्साइट निकालने के खिलाफ हुआ कि बॉक्साइट से अगर 10,000 कारखाना लगा और 10,000 लोगों को रोज़गार मिल भी गया तो 1 लाख लोगों का जो परंपरागत रोज़गार है गंधमार्दन पहाड़ के तोड़े जाने से बर्बाद होगा। तो इस तरह से गंधमार्दन आंदोलन के बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये विकास के नीति के विवेकीकरण का एक मिसाल आंदोलन था। आज ऐसे आंदोलन चलते रहते हैं। पर्यावरण का आंदोलन, पर्यावरण संवर्धन के अनेक समूह निकले और इसमें से एक आंदोलन इसलिए भी निकला कि विस्थापन जैसे तैसे उजाड़ करके लोगों का न किया जा सके। उसी में से एक आंदोलन नर्मदा आंदोलन निकला। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने बाद में नो डैम मूवमेंट कन्वर्ट कर दिया और वो विवाद चल रहा है। लेकिन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी और आर्च वाहिनी ने गुजरात में ये नर्मदा से विस्थापित लोगों के लिए ऐसी पुनर्वास नीति प्राप्त की जिसका अनुसरण करने की मजबूरी हो गई। अब किसी को उजाड़ देना आसान बात नहीं रह गया। पुनर्वास नीति में यह हासिल किया कि प्रत्येक उजड़ने वाले परिवार को उसकी कम ज़मीन भी जा रही है, घर जा रहा है, तो उसको दूसरी जगह पर जब बसाया जाएगा तो सिंचित 5 एकड़ ज़मीन न्यूनतम स्तर पर दे दिया जाएगा। और इसका गुजरात में पालन हुआ। जो लोग विस्थापित हुए स्टेट के परियोजना से, उनका भी जीवन स्तर बेहतर हो, ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, ये निर्धारित हो सका। लेकिन कश्मीर की जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन जेपी करते थे। बाद में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रहते ये संभव नहीं है स्वतंत्र कश्मीर की परिकल्पना, इसलिए वो भारत में ही विथ ग्रेटर सॉवरेंटी, ज़्यादा स्वायत्तता के साथ रहें। लेकिन भारत में उनकी जितनी भी स्वायत्तता थी, उनका राज्य का दर्जा था, वह भी अभी छिन गया है। लेकिन जयप्रकाश नारायण की पीपुल्स इनिशिएटिव ने इस तरह से एक आधार बनाया था जिसको संघर्ष वाहिनी ने वर्षों तक जारी रखा। 1990-91 में कश्मीर संवाद वाहिनी बना करके कश्मीर के वादियों में लोग घूमे थे कि जयप्रकाश नारायण पुरानी पीढ़ी के सभी नेताओं के मृत्यु के बाद अकेली आवाज़ रह गए थे, जो ये मानते थे कि साधु संतों के सत प्रयास से भारत में राष्ट्र निर्माण का काम पूरा नहीं कर लिया गया है। इसलिए ये नेशन है और नेशन की जो समस्याएं हैं उसके बीच से नेशन बिल्डिंग का काम लगातार जारी है। और ये यूरोपीय देशों में भी आप देखेंगे कि प्रशिया का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन और 2 नेशन के बीच के विवादों के मसले पर बातें चलती रहती हैं। तो नेशन बिल्डिंग इन इंडिया के एक आवाज़ थे जयप्रकाश नारायण की। पीसफुल क्लास स्ट्रगल होना चाहिए क्योंकि क्लास स्ट्रगल इज़ इनएविटेबल। तो वो बात ख़त्म हो गई कि सर्वोदय में वर्ग समन्वय की जो बात कहते थे विनोबा भावे, वो बात ख़त्म हो गई। सर्वोदय का घड़ा भर गया, उसने काफ़ी काम किया बिहार में। लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए पीसफुल क्लास स्ट्रगल की बात जयप्रकाश नारायण ने कही। और पीसफुल क्लास स्ट्रगल का एक मॉडल इलाका हुआ। बिहार में बड़े बड़े भूमि के घराने थे, बंगाल में दूसरे तरह से टूटे थे। तो बिहार के भूमि घरानों के रहने का मतलब है कि सामंती भूमि सत्ता बरकरार है। आज चंपारण को छोड़ करके भूमि का संकेंद्रण, बड़े भूमि घराने, ये भूमि का संकेंद्रण, लैंड कंसंट्रेशन इज़ नाउ नो मोर फेनोमेना। अब ये वातावरण नहीं है। वो ज़मींदार अपने कचहरियों में सिमट गए हैं। किसी के पास 20,000 एकड़ ज़मीन थी मौल बाबू के पास और हवाई अड्डा अपना उनका होता था। वो वहाँ मैंने वो आज उनके जो पोते हैं, उनके परपोते हैं, वो 50-100 एकड़ के कचहरियों को बना के रहते होंगे। लेकिन वो जो एक सत्ता थी लैंड की, वो समाप्त हो गई। ये शुरू हुआ बोध गया आंदोलन से, जो कि वाहिनी के लोगों ने किया। वाहिनी के लोग पहले गांव जाने की बात किए, फिर गांव के गरीब वर्गों के बीच जाने की बात किए। और गरीब वर्गों के बाद जाने के बाद नक्सली जो
10-20 एकड़ के ज़मीन के गतिरोध में नक्सल आंदोलन फंसा हुआ था, उससे बाहर निकाल करके बड़े जमींदार को आइसोलेट किया और उसकी सारी ज़मीन को 2 बरस के अंदर धीरे धीरे करके पर्ती कर दिया और अगले साल उस पर खेती की। यानी कि भूमि हड़पो, भूमि काटो, फसल काटो से शुरुआत नहीं की, बल्कि पहले सत्याग्रह करके कहा कि तुम ज़मीन पर से हटो, तुम्हारी ज़मीन नहीं है। और उसके बाद जब वो हट गए तब इन्होंने खेती की। इसके बाद सक्सेना कमेटी ने भी एक रिपोर्ट दिया, जो जयप्रकाश नारायण के पत्र लिखने के बाद राम सुंदर दास ने ये कमेटी बनाई थी और उसके आधार पर उन लोगों को रैयत दर रैयत का दर्जा पर दिया जाना था। उन लोगों को पर्चा दिया गया, उसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया और इसके साथ साथ बाद के दिनों में 84, 85, 86, 87 तक आते आते एक कलेक्टर और एक डिप्टी कलेक्टर और एक एसपी, तीनों को खासतौर पर बिंदेश्वरी दुबे के कांग्रेस शासनकाल में 35,000 लोगों को पर्चा दे दिया गया। इसी के बाद फिर नक्सलाइट जो हैं जमींदारों के ज़मीन पर धावा बोलने लगे। इसी तरह की विशेष खबरों के लिए देखते रहिए विमर्श न्यूज। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे कार्यक्रमों की सूचना सही समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।